हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 40 जो कि वाटर है उसको आज पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें बिल्कुल आपके जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, ये एक मैंने वाटरफॉल का इमेज लगा के रखा है। यहाँ पे लेट से आप हो, आप यहाँ से जब खड़े होकर देखते होगे तो यहाँ पे आपको वाटर के साथ साथ यहाँ पे कई सारे वेपर्स भी नजर आते होंगे। जैसे ये सब कुछ वेपर है, इधर भी आपको वेपर नजर आ रहा है। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? यहाँ पे वाटर ऐसे फॉल डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों है? जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कई बार देखते हैं बर्फ के अगल बगल भी जब देखते हैं तो वहाँ पे पानी होती है, तो यहाँ पर बर्फ क्यों नहीं है? ये सारे कुछ रीजंस होते हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग आज इस चैप्टर में उन सभी चीजों को समझेंगे। यहाँ पर ये बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है। अगर वैसे तो ये एरिया कहाँ का है मुझे कोई आइडिया नहीं, अगर आपको पता हो या फिर ऐसी ही कोई जगह आपने कभी घूमी हो तो फिर क्या ही बात है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगी। और वाटर तो हमारे अराउंड है ही। इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं। जैसे कि वाटर एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर। जैसे कि आपको पता है वाटर क्या होता है, अब मुझे आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग पहले तो वाटर क्या होता है उसको समझेंगे। देन फॉर्म्स ऑफ वाटर, अब वाटर के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग फॉर्म्स भी बोल रहे हैं। देन यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर का तो यूज आप अपने डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा करते हो, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि आप लोग किस तरह से यूजेस करते हो। अब यहाँ पर मैं इन सब टॉपिक को इसलिए कवर कर रही हूँ, मुझे पता है ये सब आपको पता है, लेकिन अभी अगर एग्जाम में आपको लिखना आ जाए तो डेफिनेटली आप नहीं लिख पाओगे, आप अपना आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे। आपके आंसर को अच्छी तरह से फ्रेम मतलब करके आप लिखो और आपके मार्क्स अच्छे आए, इसीलिए मैंने इस लेक्चर को मतलब इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। देन सोर्स ऑफ वाटर। अब वाटर का सोर्स क्या होता है हम लोग उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। देन वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल क्या होता है, ये टर्म आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है क्योंकि वाटर साइकिल ये बिल्कुल, वाटर तो ठीक है फेमिलियर है, लेकिन साइकिल, अब ये साइकिल क्या होता है, ठीक है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग जैसे कि आपको पता है हम लोग जनरली हार्वेस्टिंग टर्म क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेन वाटर के लिए यूज करें। इस टर्म का मतलब क्या है हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी हो जाना, जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ फूड मतलब कि फूड का कमी होना, तो यहाँ पे हम लोग स्कार्सिटी ऑफ वाटर पढ़ेंगे, मतलब कि पानी की कमी हो जाना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वाटर मतलब यहाँ पे पहले तो आपको वाटर का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। आपको ही पता है ये जो वाटर है हम लोगों ने नहीं बनाया, ये हमें नेचर ने दिया है, तो ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। विच इज अ वाइटल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अब आपको ही पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर कितना ज्यादा जरूरी है, आप एक दिन भी बिना पानी पिए नहीं रह सकते। उसी तरह से अगर प्लांट को आप पानी नहीं दोगे या फिर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा तो वो सूख जाता है, मतलब कि वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टीनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसा कि आपको पता है वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल एब्रिविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है H2O, मतलब कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जब कंबाइन होता है तो आपको यहाँ पर एक मोल पानी का मिलता है, मतलब कि अभी आप मोल टर्म जो है 1 मोल ये मत समझो, लेकिन जस्ट से जैसे हम लोग केजी लिखते हैं, ठीक है, 1 किलो, 1 मीटर, इसी तरह से ये एक कहते हैं ना यूनिट है। आप अभी इस यूनिट पे ध्यान मत दो, आप बस ये समझो कि आपको एक पानी मिल गया है, ठीक है, मतलब एक पानी नहीं, आपको एक मॉलिक्यूल मिल गया है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है आपको पता है एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है ये भी एलिमेंट है। ऑक्सीजन का क्या प्रॉपर्टी होता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी होता है कि कहीं पे भी आग लग गई हो तो वहां पर हम लोग अगर पानी डालते हैं तो मतलब ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो जो और आग जो है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लगती है, मतलब कि जब कहीं पे भी आग लगती है तो ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन ये तो भाई बहुत इन्फ्लामेबल है। हाइड्रोजन आपको पता है कि जो जितने सारे फ्लाइंग जेट्स होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन नहीं मिसाइल्स होते हैं, वहाँ पे लिक्विफाइड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एक बहुत ज्यादा इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है, ये खुद बहुत ज्यादा जलता है और ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, जबकि वही वाटर जो है कहीं पे भी आग लग गई हो तो आग को शांत करने में हेल्प करता है। ये वाटर अपने जो पेरेंट्स हैं, मतलब पेरेंट्स ने ये जो पेरेंट एनिमल एलिमेंट्स हैं उससे काफी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पर हम लोगों ने केमिकली इसको देख लिया और समझ भी लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से जो वाटर बना है वो एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। ये कंपाउंड हम लोगों ने कई मतलब आपके घर पे भी है, आपके घर पे जो पानी है उसका नेचर, आपके जो नदी नाले हैं उसका जो वाटर है, आपके जो सी वाटर है, सबका नेचर सेम होता है। सभी वाटर नहीं होते, सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, भले ही प्रॉपर्टीज वाइज, जैसे कि समुद्र का जो पानी होता है वो हल्का खारा होता है जबकि घर का पानी मीठा होता है, ठीक है। ये जो है वो उसका नेचर हुआ, जबकि ये अगर कहीं पे भी वाटर है तो वाटर हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, मतलब कि वाटर हर जगह सेम होता है जबकि नेचर हर जगह अलग अलग होती है, ठीक है।
अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर अबाउट 3/4 इन रेशियो। अब यहाँ पर जो थर्ड 3/4 है, 3/4 जो हमारा है अर्थ, उसमें आपको वाटर ही मिलेगा, मतलब कि जो हमारा अर्थ है उस पर 3/4 हिस्सा जो है वो हमारा पानी है। और जो आपको पता है कि जितने और सब प्लैनेट हैं उस पे वाटर कहते हैं बहुत ही मतलब है ही नहीं। आपने मार्स का नाम सुना है, जुपिटर का नाम सुना है, ये सारे जो प्लैनेट हैं इस पे वाटर है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे वाटर है। ठीक है, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग को ऐसा प्लैनेट मिला है। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे सॉरी फ्रॉम नहीं है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर कितने फॉर्म्स के होते हैं? पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। मुझे अब इसको बताने की जरूरत क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड आपने कहाँ देखी है? आइस, जितनी भी आइस होती है, आइस आपको कहाँ मिलती है? तो पोल्स पर। अब मैं हर क्लास में पोल पोल बोलती जा रही हूँ, और मैं भी मुझे तो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एसएसटी के क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि एसएसटी बहुत बोरिंग लगता है उनको, लेकिन यकीन मानिए एसएसटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो एसएसटी के टीचर आपको जो भी आपके पढ़ाते होंगे एसएसटी, उन्होंने आपको इस तरह से एक अर्थ बनाया हुआ है। ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, मतलब अर्थ लो, अर्थ क्या हमारा एक बॉल के जैसा है, तो अर्थ को सीधा से कट कर दो। ठीक है, तो ये हमारा 2 बॉल हो गया, मतलब 2 बॉल नहीं हुआ, एक बॉल को आधा कर दिए तो आधा आधा हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये मतलब सिंपली इसको भी हम लोग आधा कर दिए। देन यहाँ पर का जो हिस्सा है और यहाँ पर का जो हिस्सा है उसी को हम लोग पोल बोलते हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, मतलब कि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यहाँ पर हर टाइम बर्फ जमा हुआ ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो आपको वाटर मिल जाएगा, यहाँ पर भी वाटर मिल जाएगा, वाटर हर जगह मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाओगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर जाओगे, मतलब यहाँ पर नीचे से मैं बता रही हूँ, ये हल्का आप आगे बढ़ोगे तो उसके बाद से जो आपको रीजन मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्फ मिलेगी, मतलब कि वाटर का सॉलिड फॉर्म। ठीक है, वाटर इन सॉलिड फॉर्म। तो आइस विच इज फाउंड एट पोल्स ऑफ द अर्थ, द ग्लेशियर्स एंड द स्नो कवर्ड विद माउंटेन सॉलिड्स फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब जितने भी ग्लेशियर्स हो गया, ठीक है, और वो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी हमारे बर्फ से ही होते हैं, मतलब बर्फ वहां पर भी काफी ज्यादा बर्फीला इलाका ही होता है। जितने भी माउंटेन्स होते हैं हाई अल्टीट्यूड पर, वहां पर भी बर्फ होती है। जैसे कि आपको पता है जो हमारा हिमालय है उसका वो काफी ज्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है। ठीक है, और वो जो हिमालय का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अक्सर ही जमा हुआ होता है, मतलब हिमालय रीजन होता है वो हमेशा ही जमा हुआ होता है। ठीक है, सो वहां पर बर्फ से कवर होते हैं माउंटेन, और वहां पर वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब लिक्विड फॉर्म का तो मुझे एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी रिवर्स हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे, मतलब वाटर का लिक्विड फॉर्म। देन गैस अब गैस बताने से मेरा मतलब वाटर वेपर। जब लिक्विड को आप हीट करोगे तो वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। यहाँ पर मैं आपको एक इंटर कन्वर्जन सिखाती हूँ। जैसे कि ये हमारा सॉलिड हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये मेरा पेन थोड़ा सा स्लो है, सॉलिड हुआ, यहाँ पर ये मेरा लिक्विड हुआ, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मेरा गैस हुआ। ठीक है, तो ये एक सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ और गैस हुआ। जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो वो क्या होगी? मेल्टिंग होगी, मतलब कि मेल्ट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद जब आप सॉलिड को मतलब कि सॉलिड को और हीट करोगे तो वो लिक्विड हुआ, लिक्विड को और हीट करोगे तो यहाँ पर हमारा वेपोराइजेशन या फिर एवापोरेशन होगा। वेपोराइजेशन या फिर एवापोरेशन। अभी आपको वेपोराइजेशन और एवापोरेशन का टर्म समझने में, मतलब ये दोनों अभी आप इसको सेम ही समझो। जब आप हायर के क्लासेस में जाओगे तो वेपोराइजेशन अलग होती है और एवापोरेशन अलग होती है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये अभी आप मत ही समझो, आप सिंपली ये समझो कि जब हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं या फिर लिक्विड जब अपना स्टेट चेंज करती है और गैसियस स्टेट में जाती है तो वो जो स्टेट चेंज करती है उसको हम लोग एवापोरेशन या फिर वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देन सॉलिड, कुछ जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो कपूर होता है, आप कपूर लेना, कपूर को ऐसे ही हवा में छोड़ देना, ठीक है, तो वो कपूर जो होगा वो लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि आप कपूर रख के थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना, जब आप वापस आओगे तो देखोगे वहां पर कपूर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कपूर जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद जब गैस जो होता है वो वापस से जब आप इसको हीट नहीं, इसको कूल करोगे तो ये अपना स्टेट चेंज कर लेगी और वो गैसियस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन।
ठीक है, मतलब कि कंडेंस हो जाना, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एक दूसरे के पास ले आना, मतलब एक दूसरे के नजदीक ले आना, जिसकी वजह से वो अपना स्टेट चेंज कर ले, और इसको हम लोग इस स्टेट को हम लोग जब यहाँ पर लिक्विड स्टेट में पहुंच जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी आपको ये याद नहीं रखना कि सॉलिड से लिक्विड के प्रोसेस को क्या कहते हैं, या फिर सॉलिड से गैसेस, वैसे तो मैंने बता दिया सब्लिमेशन कहते हैं, तो फिर भी अगर इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लिक्विड से जो सॉलिड में चेंज होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। सो फ्रीजिंग जो होता है आपको ही पता है, जब आप आइसक्रीम जमाते हो तो कैसे जमाते हो, पानी को ले जाके रख देते हो फ्रिज में, तो उसको हम लोग जनरली फ्रीजिंग ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस है, मतलब ये सब जो होता है ये कहाँ होता है, स्टेट के चेंज होने के दरमियान, मतलब कि जब सॉलिड जो वाटर अपना स्टेट चेंज करती है तो ये सब फेनोमेना देखने को मिलता है, वेपोराइजेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी आपके जो एनसीईआरटी के बुक हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इतने महान होते हैं कि मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी के बुक को एक बार भी उलट के पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ हर क्लास में कि आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ें। तो वहां पर आपको जनरली क्वेश्चन भी वेपोराइजेशन से, मतलब वेपर और कंडेंसेशन से पूछा गया, सो ये दोनों टर्म को आपको डिफाइन करते आना चाहिए। नाउ यूजेस ऑफ वाटर। अब वाटर का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज है, जैसे कि आपको पता है कि वाटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए, क्लेंजिंग मतलब बर्तन धोने के लिए, फिर टॉयलेट फ्लशिंग, आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा बॉडी है वो 70% वाटर से बना हुआ है, तो अगर कोई चीज इतने परसेंट वाटर से बना हुआ है तो उसको वाटर तो चाहिए होगी अपने, मतलब जो भी अपना जो रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है उसको करने के लिए, ठीक है। सो इसके लिए जो हमारा लाइफ है, मतलब जो हमारा लाइफ है उसको ठीक ठाक से वर्क करने के लिए, अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए उसको वाटर की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो वाटर का यूज है हमारे बॉडी में भी बहुत ज्यादा है, तो आपको कम से कम तो 5 से 6 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए, ठीक है। देन वाटर हेल्प एनिमल एंड प्लांट्स टू कूल, मतलब कि एनिमल और प्लांट दोनों को वाटर की जरूरत होती है। अब क्यों होती है, तो प्लांट्स को तो भाई बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारी चीजें क्या, अपना जो फूड होता है उसको बनाना होता है, फिर प्लांट्स जो होती है एक ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी करती है। मैंने बायोलॉजी का जब क्लास लिया था देन ये सारी टर्म समझाई थी कि प्लांट वाटर का करती क्या है, ठीक है। एनिमल्स को भी वाटर का काफी ज्यादा यूज है, क्योंकि एनिमल्स भी जो होते हैं उनके बॉडी में वाटर कंटेंट ज्यादा हो तो उनका बॉडी अच्छी तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड जो होती है यहाँ पर जर्मिनेशन प्रोसेस, आपने अगर बायोलॉजी की क्लास मिस की है, मैंने 6th क्लास में ही, मतलब आप ही की क्लास में, आई थिंक कि मुझे याद नहीं मैंने कौन से चैप्टर में ये पढ़ाया, आई थिंक कि चैप्टर 3rd या फिर 4th होगा, आई होप सो, लेकिन मैंने बायोलॉजी की क्लास में ये बताया है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, ठीक है। तो जब सीड को जर्मिनेट करना होता है, अंकुरना इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैसे तो उस प्रोसेस में भी वाटर की जरूरत होती ही होती है, ठीक है। देन इरिगेशन इन क्रॉप्स, मतलब कि जो फसल होती है उसकी सिंचाई के लिए भी, इरिगेशन मतलब कि सिंचाई, तो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसकी सिंचाई के लिए भी, फिर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब कि आपको अभी ये नहीं समझना कि वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे, अगर आपको शॉर्ट में मैं समझाऊं तो एक हमारे पास ऐसे व्हील होती है, ठीक है, सॉरी ये कुछ ज्यादा अजीब व्हील हो गया, मतलब कि एक इस तरह का होता है जिसको कि हम लोग व्हील बोल देते हैं इन शॉर्ट। तो इस पे हम लोग वाटर को, मतलब डैम पहले तो बनाया जाता है, डैम आपको ही पता है काफी ज्यादा ऊंचा होता है और वाटर को वहां से छोड़ा जाता है नीचे, यहाँ पर बहुत सारे व्हील्स होते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर से वाटर काफी फोर्स के साथ आता है तो वो इस पत्ती को घुमाने लगता है, और ये जब पत्ती घूमने लगती है तो वहां पर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बनने लगता है, उसके बाद हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेते हैं। सेम यही प्रोसेस जो होता है वो विंड मिल के साथ भी होता है। जब हवा चलती है, विंड मिल कहने का मतलब जो हवा होती है वो जब गोल गोल ऐसे घूमती है, मतलब जब हवा चलती है तो वो जो ये व्हील है उसको गोल गोल घुमाने लगती है, और जब ये व्हील घूमने लगती है देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वाटर का भी हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। देन वाटर को हम लोग जो फ्लोर मिल होता है, आटे की मशीन, वैसे तो अब कई सारे आटे की मशीन ऐसी आ गई है जिसमें कि वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वाटर के व्हील जो मिल होते हैं, आटा पीसने की जो मशीन होती है उसमें जो व्हील लगे हुए थे उसको भी वाटर के हेल्प से हम लोग करते हैं ऑपरेट, ठीक है। देन वाटर इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री में तो वाटर का यूज काफी ज्यादा है, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री हो, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो, फिर रायोन इंडस्ट्री हो, मैं बार बार इंडस्ट्री बोल रही हूँ इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ खुद ही, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री, इन शॉर्ट आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी लिख दो, तो मतलब यही सारी जगहों पे वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है।
देन वाटर इज यूज्ड फॉर कार। अब देखिए कार, आपको ही पता है कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि वाटर का जो रेडिएटर होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया, मतलब जो गाड़ी का जो इंजन होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उसको हम लोग ठंडा करने के लिए क्या उसमें पानी देते हैं ताकि उसका इंजन कूल रहे, तो वाटर का भी यूज उसमें भी किया जाता है। देन इन कोल्ड कंट्रीज, अब जो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर जो पीपल होते हैं वो पानी को पहले तो हल्का गर्म करते हैं, जब वाटर के वेपर्स बन जाते हैं तो वो काफी मतलब उनका अगर ठंड मतलब ठंड कंट्री है जहाँ पे काफी बर्फ होती है तो वहां पर वो अपने घर में शीशा दरवाजा तो वैसे भी लगाकर ही रखेंगे, तो जब वो घर पे इस तरह के वाटर वेपर रखते हैं मतलब कि वो वाटर वेपर काफी ज्यादा गर्म कर देता है उनके घर को, तो घरों को भी गर्म रखने के लिए लोग वाटर वेपर का यूज करते हैं। देन वाटर इज यूज टू कीप द थिंग्स कूल। अब इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं, ठीक है। अब रेन वाटर यहाँ पे सोर्सेस ऑफ वाटर में, अब रेन वाटर मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखना भूल गया, लेकिन यहाँ पर रेन वाटर पहले हम लोग पढ़ना है क्योंकि आपको ही पता है कि रेन वाटर जो है वो प्राइमरी सोर्स है वाटर का। आपको अगर रेन नहीं होगा तो वाटर कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो रेन वाटर जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। अब रेन वाटर जो होता है फिजिकली रेन वाटर इज क्लियर, स्पार्कलिंग एंड ब्राइट। अब रेन वाटर दिखने में कैसा होता है, रेन वाटर तो होता है बिल्कुल क्लियर, आपको ही पता है अगर आप रेन वाटर के आर पार बिल्कुल आराम से देख सकते हो, वो काफी चमकीला होता है, मतलब बिल्कुल शाइनी होता है, स्पार्कलिंग करते हुए होता है एंड ब्राइट होता है। बैक्टीरियोलॉजिकली रेन वाटर इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट्स। अब पैथोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि आपके बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब कि ऐसे एजेंट्स जो आपको बीमार कर सके उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, तो ऐसी चीजों को हम लोग पैथोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए या फिर आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। सो अब रेन वाटर जो होता है वो इन सब चीजों से फ्री होता है। रेन वाटर बिल्कुल फ्रेश होता है, आप अगर उसमें अपने आप को एक्सपोज करते हो, मतलब कई बच्चे होते हैं जब जैसे ही वर्षा होती है वो नहाने चले जाते हैं या फिर वर्षा में खुद को भिंगाने लगते हैं, तो वर्षा के पानी में अगर आप खुद को भिंगा भी लेते हो या फिर खुद भींग जाते हो तो उससे आपको कोई भी बीमारी नहीं होने वाली। हाँ ये जरूर है कि आपको ठंड जरूर लग सकती है, तो ठंड होने से जरूर आप बीमार पड़ोगे, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा एजेंट नहीं होता जो आपको ज्यादा बीमार करे, वो बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है। देन केमिकली इट इज वेरी सॉफ्ट कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड। अब जो ये रेन वाटर होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट इन नेचर होता है, मतलब कि आपको पता है कि ये बिल्कुल इसका हम लोग यूज करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सॉलिड्स होते हैं, अब सॉलिड के जो भी काफी सॉलिड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वही डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। अब सॉलिड पार्टिकल्स कहने का इन सेंस जो हमारे एनवायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स एक बार चले जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो वापस आ नहीं, मतलब ऊपर ही फ्लॉट करते रहते हैं, और जब वर्षा होती है तो वो वर्षा के पानी में ही मिलकर नीचे आने लगते हैं, मतलब अर्थ पे। तो जो हमारा फर्स्ट रेन होता है वो डेफिनेटली ये सॉलिड पार्टिकल उसमें ज्यादा होती है, उसके बाद अगर रेन हो तो आपको ही पता है मौसम बिल्कुल साफ होता है जिसकी वजह से पानी बिल्कुल क्लियर आता है। लेकिन वैसे भी जो रेन वाटर होता है वो बिल्कुल क्लियर ही होता है, वो ऊपर से क्लियर ही आता है, नीचे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के बेस्ट पार्टिकल डिजॉल्व होकर देन उस वाटर को गंदा कर देते हैं, बट वैसे वो पैथोजेनिकली बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है। देन हमारे जो है वो रिवर है, ओशन है, स्नो है और ग्राउंड वाटर है। ये सारी जो चीजें हैं वो भी हमारे जो वाटर का है वो सोर्स है, वाटर का एक सोर्स है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर विच ह्यूमन बीइंग यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग, ये जो कहाँ से आते हैं वो रिवर से आते हैं, ठीक है, एंड स्प्रिंग्स। द रिवर फ्लोज डाउन द माउंटेन साइड एंड अक्रॉस द लैंड फाइनली द फॉलोइंग इनटू द सी एंड ओशन। अब इसको मैंने तो पढ़ दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जितने भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के लिए जो चीजें यूज करते हैं, मतलब जो चीजें नहीं जो हम लोग वाटर यूज करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती है, रिवर से, वो हमें जनरली रिवर से मिल जाती है। अब रिवर जो होती है वो ऐसे फ्लो करती है, आपको ही पता है कोई भी पानी ऐसे अगर एक जगह पे रुका हुआ रहे वो गंदा हो जाता है, तो रिवर आपने देखी होगी रिवर काफी क्लीन होती है, तो वो फ्लो करते रहती है, ठीक है, बहते रहती है। और वो कैसे बहती है, तो माउंटेनियस साइड से होते हुए वो पहले तो लैंड पे आती है, मतलब कि पहले वो पहाड़ से निकलती है, मतलब ये तो मैंने ये लिख दिया लेकिन ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से निकलती है, वो फिर थोड़ी देर लैंड पे ऐसे जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे जो ओशन होता है या फिर समुद्र होता है, सी या फिर ओशन, उसमें जाके मिल जाती है। अभी आपको ये पैटर्न समझ नहीं आएगा, आप सोच रहे हो कि माउंटेन से ही क्यों निकलती है, देन उसके बाद वो ट्रेवल इतने देर मतलब इतने जो ये लैंड है उस पर क्यों ट्रैवल करती है, तो इसका पीछे का रीजन जब आप क्लास 9th में जाओगे तो एनसीईआरटी का बिल्कुल ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर, मतलब कि जब आपका फर्स्ट क्लास होगा ज्योग्राफी का, उसमें आपको ये चीज समझाया जाएगा। उसके बाद चैप्टर 3 जो कि ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम, उसमें भी आपको ये चीजें बताई जाएगी, आपको उसमें पूरा मतलब कि सब कुछ बताया जाएगा कि वाटर कहाँ से मतलब निकलती है, आपको 5 नदियों के बारे में बताया जाएगा, सिंधु जो है, झेलम है, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। मैं वहां नहीं जा रही हूँ बट फिर भी आपको एक कहते हैं ना
अपने चैप्टर के अलावा भी थोड़ा बहुत साइड नॉलेज होना ज़रूरी है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत साइड नॉलेज दे रही हूँ। जबकि एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें इतनी डिफाइन तरीके से नहीं लिखी गई है, फिर भी मैं ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। मैं थोड़ी बहुत आपको 9th की भी बातें बता रही हूँ। आप आगे क्या पढ़ोगे, आप आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करोगे, आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे, मैं आपको वो भी बताते जाती हूँ, ठीक है। सो अब नाउ ओशन और सी, आपको ओशन और सी में जो वाटर होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द ओशन एंड सी। आपको ही पता है जब ओशन हमारा 70% हमारे अर्थ को कवर करती है, तो हमारे अराउंड सबसे ज्यादा ओशन वाटर है। लेकिन ओशन वाटर जो होता है वो हमारे जो फिट फॉर, मतलब हम लोग उसको ड्रिंकिंग पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और एग्रीकल्चर पर्पस। क्यों? क्योंकि वो खारा होता है, वो फ्रेश वाटर नहीं होता, वो मरीन वाटर होता है, ठीक है। मरीन कहने का मतलब जिसको हम लोग हिंदी में खारा जल बोलते हैं, वही, ठीक है। देन यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट, और उसके खारेपन का रीजन क्या है, तो उसमें काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ साल्ट होता है, ठीक है। हाउएवर ओशन एक्ट्स एज अ हैबिटेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि खारा पानी है, फिर भी वहां पर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे फाउंड होते हैं, मतलब वहां पर ये सब एनिमल्स कैसे सरवाइव कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो जैसे जगह में रहता है उसके बॉडी उस तरह से डिजाइन दी होती है। जैसे कि आप ये नॉर्मल एरिया में रहते हो, ठीक है, जहाँ पे आप नॉर्मल लैंड में रहते हो, तो आपको लैंड में रहने की आदत है। जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनको पहाड़ों पर रहने की आदत है, उनका बॉडी उस तरह से ढल चुका है, ठीक है। सो जितने भी प्लांट्स होते हैं, हम लोग के यहाँ के प्लांट होते हैं जो बिल्कुल लंबे लंबे से होते हैं और काफी बड़े बड़े से पत्ते होते हैं। जो प्लांट पानियों में होते हैं उनके पत्ते का अलग होते हैं, उनके जो पत्ते का फंक्शन होता है वो अलग होता है। सो वो उनके बॉडी अपने उस तरह से अडॉप्ट की हुई होती है, ठीक। सो इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती अपने आप को उस तरह के सिचुएशन में रहने से। नाउ स्नो, अब स्नो क्या होती है? अब स्नो जो होता है, सम रीजन्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विद स्नो स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर। जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया आपको भी पता है किस तरह का है, उसमें जो कश्मीर ये सब का जो साइड है वहां पर बर्फ होती ही होती है हर साल। जो अब आप जानते ही होंगे, न्यूज भी आता है कि इस तरह का जो सिचुएशन विंटर जब होता है तो उसमें सिचुएशन कैसा होता है, बिल्कुल ठंडी का होता है। तो ठंड में आपको पता है कि बर्फ और ज्यादा जमती है। तो हम लोग को न्यूज में भी आता है कि इस बार कश्मीर में बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई है। जो लोग होते हैं जो भी घूमने जाते हैं उनकी भी आने जाने की जो टाइम है वो स्टार्ट हो गई। सो इस तरह से होता है वहां पर, ठीक है। तो हमारा जो अब हर जगह बर्फ नहीं जमती, उसके भी जमने के पीछे का कुछ रीजन होता है, ठीक है। सो बर्फ जो है इंडिया के कई जगहों पर होती है, और इंडिया के नहीं अर्थ के कई सारे जो जगह है वहां पर बर्फ अपने आप से मतलब घेरी हुई होती है, अर्थ को घेरी हुई होती है। जैसे कि जितने भी पोल्स हो गए वहां पर अर्थ पे, मतलब अर्थ का जो पोल है वहां पर आपको जो बर्फ है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा वाटर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो इज अनदर सोर्स ऑफ वाटर। अब हम लोग यहाँ पर स्नो एक सोर्स रखे हुए हैं, मतलब कि हमारे जो वाटर का सोर्स है वो एक स्नो भी है। तो कैसे? जब बर्फ पिघलती है तो हमें क्या वाटर मिलता है, तो हमारा वाटर भी जो है, मतलब जो हमारा स्नो है वो भी एक वाटर का सोर्स है। दिस स्नो मेल्ट स्लोली। अब आपको भी पता है कि जहाँ पे एरिया ही ठंड है, जो बर्फ जम चुकी है ऐसे ही अर्थ में, हम लोग बर्फ कहाँ फ्रिज में जमाते हैं, लेकिन अब जो बर्फ है वो खुले मैदान में जम रही है। तो मतलब कि सोचिए वहां का टेम्परेचर कितना ज्यादा कम होगा। अब टेम्परेचर उतना ज्यादा कम होने की वजह से अब धीरे धीरे टेम्परेचर आगे इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे धीरे धीरे स्नो भी मेल्ट होती है, ठीक है। Sometimes this water flow down in the form of streams and rivers, ठीक है। जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर द अनदर सोर्स ऑफ वाटर। अब जो वाटर होते हैं वो मतलब वाटर नहीं, सॉरी, स्नो जो होते हैं वो कई बार बिल्कुल इस तरह से फ्लो करते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और धीरे धीरे मेल्ट होके अब कहीं पे बहुत ज्यादा पानी जम जाएगा तो वो क्या होगा, फ्लो ही होगा। तो जब वो फ्लो होता है तो किस तरह से फ्लो होता है? इन द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम्स, और रिवर के फॉर्म में फ्लो होता है। मतलब कि या तो वो रिवर में जाके मिल जाता है रिवर, या तो फिर वो रिवर की तरह ही फ्लो करता है, या तो फिर वो स्ट्रीम्स मतलब पतली पतली पानी की जो धाराएं होती है उस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो भी हमारा एक वाटर का सोर्स होता है। देन ग्राउंड वाटर, मतलब कि जो हमारी जमीन के नीचे जो वाटर प्रेजेंट है वो भी हमारा वाटर का सोर्स है। द ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली रेन वाटर विच मेनली कम्स फ्रॉम सीपेज ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड। अब जो ग्राउंड वाटर होता है वो वाटर कहाँ से जमता है, मतलब कहाँ से आता है? तो जो ग्राउंड होता है, अब यहाँ पे ये टर्म ही देख रहे हो, ग्राउंड वाटर, मतलब कि ऐसा वाटर जो कि ग्राउंड के अंदर हो, मतलब कि ग्राउंड के नीचे हो। तो ग्राउंड के नीचे जब वाटर धीरे धीरे जम जाता है, वाटर जब रेनफॉल होती है तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा सारा का सारा पानी है वो तुरंत से बह के नदी में, मतलब कि ओशन में या फिर सी में चला जाता है। वो धीरे धीरे सीपेज मतलब कि रिश्ता हुआ जमीन के अंदर भी चला जाता है। अब कई लोग रिश्ता हुआ नहीं समझ रहे होंगे, मतलब कि वाटर के जैसे कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर आपका वाटर है,
ठीक है। तो धीरे धीरे जो हमारा अर्थ होगा इस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा। वो अर्थ का फर्स्ट लेयर एब्जॉर्ब किया, फिर धीरे धीरे वो और नीचे जाएगा, जाते जाते एक हमारा लेट से ये हमारा लेयर बन गया नीचे, ठीक है। और यहाँ पर सारा वाटर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट करने का मतलब जम जाएगा, ठीक है। सो ये सारे जो टर्म्स हैं आपको अच्छी तरह से अपने माइंड में रखने होंगे, क्योंकि ये सब हमारे वाटर के मेन सोर्स है, मतलब इन सब से हमें वाटर मिलता है। और एक जो हमारा पीछे रेन वाटर था वो भी, ठीक है। नाउ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल कहने का मतलब कि ये एक कहते हैं ना प्रोसेस है। लेट्स से ये हमारा वाटर साइकिल हो गया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये चक्का क्यों बनाया, तो मैं इसको समझाती हूँ पहले, ठीक है। आपका जो एक वाटर है, यहाँ पे लेट से आपका वाटर है, ठीक है। वाटर धीरे धीरे एवोपरेट हुआ, एवोपरेट होते होते ये हमारा लेट से इस पोजीशन पे आए, तो ये हमारा एवोपरेट होके यहाँ पर जम गया, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो जम गया, ठीक है। धीरे धीरे वो जो वाटर है वो कंडेंस होते जाएगा। कंडेंस होते होते वो एक वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। यहाँ पे लेट से ये वाटर ड्रॉपलेट बन गया। अब वाटर ड्रॉपलेट बन गया मतलब कि पानी की बूंदे बन गई। तो पानी की बूंदे कब तक हवा में ऐसे फ्लोट करती रहेगी? वो नीचे आएगी। जब वो नीचे आएगी देन हमें वर्षा होगी, मतलब कि हमारे अर्थ पर वर्षा होगी। तो जब वर्षा होगी तो हमारे अर्थ पे वापस से पानी आ जाएगा। सो ये हमारा जो प्रोसेस हुआ, मतलब ये पूरा एक साइकिल बन गया। यहाँ पे आपका वाटर था, फिर वो एवापोरेट हुआ, फिर आपको वापस से वो रेन ड्रॉप बना, रेन ड्रॉप होने के बाद वर्षा हुई, वर्षा होने के बाद वो वापस अर्थ पे आई। मतलब कि हमारा अर्थ से ही वाटर ऊपर गया एंड देन वापस आ गया। सो इट इज अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एज अ रेन और स्नोफॉल। अब ये प्रोसेस में एवापोरेशन और कंडेंसेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था एवापोरेशन क्या होती है। एवापोरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है। और कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन जब लिक्विड जो होता है, मतलब कि जो गैसेस होता है वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आने लगती है, उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो स्नोफॉल होता है, स्नो, अब आपको ही पता है कि जो रेन ड्रॉप है सिर्फ रेन ड्रॉप के थ्रू ही पानी अर्थ पे नहीं आता, उसके अलावा स्नोफॉल जो होता है उससे भी जो वाटर है हमारे अर्थ पे आता है। आपने कई बार देखे होंगे कि अचानक से पानी की बूंदों के साथ बर्फ भी गिरने लगी, ठीक है। तो बर्फ भी जब गिरती है तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा बर्फ ही बनी रहती, पिघलती भी है। तो जब वो पिघलती है तो हमें क्या मिलता है? अल्टीमेटली वाटर मिलता है, मतलब कि वो वाटर का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो वाटर साइकिल लाइक अ रिंग, मतलब कि आपको पता है ये क्या एक रिंग बन गया। इन नेचर द वाटर साइकिल टेक प्लेस फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू द सी अगेन। अब इसी को समझाने के लिए यहाँ पर तो सी और लैंड को दिखाया गया, मतलब कि एक तरफ सी बन गया, एक तरफ लैंड, ठीक है। ये हमारा सी हो गया, सी से हमारा वाटर वेपर मतलब बन रहा है, और उसके बाद लेट से ये हमारा सन है। देन ये इन्वायरमेंट में पहुंचा, इन्वायरमेंट से जब ये थोड़ा कंडेंस हुआ तो कंडेंस होकर वापस से लैंड पे आ गया। सो ये हमें कुछ इस तरह का दिखाता है। देन लैंड से आपको पता है कि वाटर जो होती है वो ऐसे फ्लो करके रिवर के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू, पतले पतले स्ट्रीम्स जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्ट्रीम, वैसे वापस से सी में मिलती है, समुद्र में मिलती है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और मैंने आपको ये जो है एक सिंपल पैटर्न बताया कि हमारे सी, मतलब हमारे सी मैंने नहीं लिया था, मैंने डायरेक्ट अर्थ से बताया। तो आपको आई होप कि समझ आ गया हो कि वाटर साइकिल होता क्या। वाटर साइकिल कोई मतलब बहुत भारी भरकम सा कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान सा टॉपिक है। अब मैं इसी को, अब पहले तो बहुत सारे जो टर्म्स आए हैं इसमें उसको समझा देती हूँ, जैसे कि एवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। सो एवापोरेशन कहते हैं किसको? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर टू इट्स वेपर। अब मैंने पहले ही बताया कि जो वाटर होता है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो जब वाटर होता है वो वेपर स्टेट में चला जाता है, मतलब कि चला नहीं जाता, वो वेपर स्टेट में जब जाता है, कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट, या फिर इसी को हम लोग गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। सो इसी को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। एवापोरेशन, यही प्रोसेस हमारा एवापोरेशन हुआ, ठीक है। देन एवापोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ओपन सर्फेस ऑफ वाटर ऑफ ऑल द टाइम, डे एंड नाइट। अब आपको ही पता है कि यहाँ पर जो हमारा कहीं पे भी वाटर हो, चाहे वो ग्राउंड में हो, चाहे आपके घरों में भी, आपने कई बार देखा होगा कि ग्राउंड में पानी गिर जाता है, आपने थोड़ी देर वहां पर ऐसे ही पानी को छोड़ दिया तो वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में होता है, डे और नाइट, ये हर टाइम ये प्रोसेस होते रहती है। तो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा होते रहती है, चाहे वो दिन रहे या रात रहे, हर टाइम ये प्रोसेस होते रहती है। मतलब कि ये प्रोसेस कहने का मतलब वाटर जो होता है वो अपने आप को वेपर स्टेट में चेंज करता रहता है। एवापोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम ओशन
अब एवापोरेशन कहाँ कहाँ से होती है, तो ओशन से होती है, रिवर से होती है, लेक से होती है, वेल्स मतलब कुआं से होती है, देन सॉइल मतलब कि आपको भी पता है हर जगह जहाँ पे भी वाटर का कंटेंट होगा वहाँ पे ये जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो होगी ही होगी। मतलब कि अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो अब ऐसा नहीं कि बर्फ में भी एवापोरेशन का प्रोसेस होने लगे, ऐसा नहीं है। ओशन, सी, रिवर, लेक, पाउंड, वेल टुगेदर आर द ऑफन नोन एज वाटर बॉडीज। अब इन सभी चीज़ों को हम लोग वाटर बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप अक्सर ये टर्म यूज़ भी करते होगे कि हमारे जो वाटर बॉडीज एनिमल होते हैं, वाटर बॉडीज प्लांट होती है। सो ये वाटर बॉडीज टर्म जो हम लोग यही सारी चीज़ों को बोलते हैं, ओशन, सी, ये सारी जगहों को, ठीक है। ड्यूरिंग द डे सनलाइट्स फॉल ऑन द वाटर इन ओशन, रिवर, लेक, ठीक है। आपको ये पता है कि जब डे होता है तो हमारा जो सूर्य होता है, जो हमारा सन होता है, उसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसानी से होता है। अब जो सन होता है, लेट्स से ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन का जब रे हमारे अर्थ पर गिरता है मतलब फॉल होता है तो ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ये हमारा अर्थ है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो एवापोरेशन का प्रोसेस है वो भी फास्ट होने लगता है, ठीक है। सो सनलाइट जो है मतलब सन रेज जो है वो भी एवापोरेशन के प्रोसेस को सपोर्ट करती है। देन एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक एंड अदर लैंड आर मतलब यहाँ पर गेट कंटिन्यूसली इनटू अ वेपर स्टेट। मतलब कि ये जो वाटर, यही था जो मैंने आपको समझाया कि जो वाटर का जो होता है कंटेंट वो कंटिन्यूसली वेपर में चेंज होते लगता है, मतलब कि होने लगता है, ठीक है। दस वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू द एयर। अब ये वाटर वेपर एवापोरेट होके कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में तो रहता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर का कंटेंट है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। सो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे अराउंड वाटर वेपर नहीं है, हमारे अराउंड वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, मतलब कि काफ़ी मतलब ईजी सा होता है, हम लोग उसमें अपने आप को रह सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। जबकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, सिर्फ सन रेज होगा, तो हम लोग वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। देन ट्रांसपायरेशन। अब जिन्होंने मेरा बायोलॉजी का लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है। ट्रांसपायरेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जब फूड मतलब हमारे प्लांट का जो फूड का प्रोसेस होने लगता है, मतलब प्लांट आपको पता है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इससे हम अपना फूड बनाती है, ठीक है। तो जब ये अपना फूड पूरी तरह से कंप्लीट कर लेती है तो ऐसा नहीं कि वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर लेती होगी, तो वो जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो नहीं यूज़ कर पाती है उसको अपने लीव्स के थ्रू एवापोरेट करती है, ठीक है। तो जब वो उसको एवापोरेट करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इट इज़ द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब कि वेपर के फॉर्म में उसको रिलीज करती है। अब हमारे क्या पानी बच जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, दूसरे के घरों में ले जाके उलट थोड़ी देंगे, मतलब छत पे खड़े हुए हैं और नीचे उलट देंगे, हम लोग ऐसा नहीं करते। जबकि प्लांट ऐसा करती है, प्लांट लेकिन डायरेक्टली वाटर को रिलीज नहीं करती, वो वाटर वेपर को रिलीज करती है, मतलब कि पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स को वो स्टेट चेंज करवाती है, मतलब कि वाटर के जैसा नहीं, वो उसको वेपर में चेंज करवाती है, देन उसको वो अपने लीव्स के थ्रू एवापोरेट कर देती है, मतलब कि वो उसको लूज कर देती है। Every plant, whether it is a crop field, a forest or a roadside or a kitchen garden, transpiration to give off water vapor. The amount of water vapor that goes into air through the process of transpiration is very huge. अब बहुत सारे, आपको ही पता है कि हमारे अराउंड एक दो पेड़ तो है नहीं, काफ़ी सारे पेड़ हैं। हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ा होता है, मतलब फॉरेस्ट में तो कितने सारे पेड़ ही होते हैं। हर प्लांट चाहे वो घास ही क्यों ना हो, मतलब छोटे छोटे घास ही क्यों ना हो, वो भी ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को करते ही हैं। तो जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में कंटिन्यूसली जो वाटर वेपर होते हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वाटर मॉलिक्यूल्स का, मतलब कि वाटर वेपर का हमारे एयर में ऐड होने का, उसमें ट्रांसपायरेशन भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। और आपको भी पता है एवापोरेशन की वजह से भी हमारे जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बढ़ते ही हैं। नाउ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन किसको कहते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड फ्रॉम वाटर। अब आपको भी पता है कि जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिक्विड बना लेती हूँ, ये थोड़ा सा लिक्विड हो गया, मतलब थोड़ा सा नहीं, ये लिक्विड हो गया। और हमारे जो अराउंड गैसेस होते हैं, गैसेस नहीं वेपर, अभी हम लोग फिलहाल गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे अराउंड हमारे जो एयर है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है या फिर और कुछ है ही नहीं। हमारे जो एटमॉस्फेयर में हर तरह के गैसेस हैं। और आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को जो वाटर वेपर है उसी को कंडेंस करवा सकते हो, आप कोई भी गैस को कंडेंस करवा सकते हो। जब आप हायर के क्लासेस में जाओगे तो ये सारे प्रोसेस को सीखोगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसको भी देख रहे हैं, वाटर वेपर को। अभी हम लोग वाटर वेपर को कंडेंस करने के लिए सीख रहे हैं। तो
तो जो हमारा वाटर वेपर है वो जब कंडेंस होता है, मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि क्लोज मॉलिक्यूल्स उसके क्लोज आते हैं, तो वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये जो हमारा गैस है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और देन इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज अपोजिट टू एवापोरेशन। मतलब कि जो हमारा कंडेंसेशन है और एवापोरेशन है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एवापोरेशन होना कहने का मतलब कि हमारा जो लिक्विड है वो ये जो गैस है उसमें चेंज हो रहा है, और कंडेंसेशन कहने का मतलब जो हमारा गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। नाउ क्लाउड फॉर्मेशन। अब क्लाउड फॉर्मेशन किसको कहते हैं? द क्लाइमेट क्लोज टू द अर्थ सर्फेस इज वार्म। आपको ही पता है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस, लेट से ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये जो हमारा अर्थ का ऊपर वाला लेयर है, अब डायरेक्टली सन हमारे अराउंड, मतलब हमारे अराउंड नहीं, मतलब अर्थ पे ऐसे सामने होने की वजह से हीट ज़्यादा होती है, तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अर्थ के ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ का जो सरफेस होता है वो हल्का गर्म होता है, ठीक। लेकिन ये जो अर्थ का सरफेस है वही सिर्फ गर्म ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे देन टेम्परेचर गिरते जाएगा। मतलब कि आप अर्थ के सरफेस पे जितनी गर्माहट को महसूस करते हो, धीरे धीरे जब आप ऊपर जाओगे तो आपको उतनी ही ज्यादा ठंड लगेगी, मतलब कि टेम्परेचर गिरते जाएगा, ठीक है। सो ऊपर का टेम्परेचर क्या है, लो है, नीचे का टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर लेट से जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे, वहाँ पर आपको ही पता है कि ट्रांसपायरेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली एवापोरेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो कि वेपर स्टेट में होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी ऊपर जाने लगेंगे, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने की वजह से वो एक दूसरे में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो धीरे धीरे एक दूसरे के पास जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है जब टेम्परेचर कम होता है और ऊपर का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे, और क्लोज आते आते ये कहते हैं, ऐसे कहते नहीं है, मतलब ये क्लाउड फॉर्म कर लेंगे। अब इसी को मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझा देती हूँ। Water vapor being lighter rises up in the atmosphere. At the upper layer of the atmosphere where the temperature is lower, the vapor get condensed into a tiny water droplets and form clouds. अब इसी को हम लोग वाटर क्लाउड्स बोलते हैं, जो कि हमारा वाटर वेपर कंडेंस होके एक कहते हैं ना फॉग जैसा फॉर्म हो जाता है। मतलब कि इस तरह का कई सारे वाटर के ड्रॉपलेट एक जगह पे कंडेंस होके मिल जाते हैं और वही हमारा बादल के जैसा बन जाता है। उसी को हम लोग बादल का बनना कहते हैं या फिर क्लाउड फॉर्मेशन कहते हैं। नाउ प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन जो टर्म है ये आप केमिस्ट्री में सुने होंगे। हम लोग कई बार रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम लोगों को कुछ प्रेसिपिटेट भी मिलता है। अब प्रेसिपिटेट मिलने का कहने का मतलब जैसे कि आपने एक केमिकल डाला, ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, आपने टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल डाला और एक दूसरा केमिकल डाला। अब ये दोनों केमिकल जब रिएक्ट करेगा तो हो सकता है कुछ गैसेस रिलीज और हो सकता है कि नीचे कुछ प्रेसिपिटेट जमा हो जाए। तो वो जो प्रेसिपिटेट जमा होता है, मतलब कि नीचे कहते हैं ना ऐसे स्टोन टाइप का, या फिर आपको प्रेसिपिटेट किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो ये जो प्रेसिपिटेट जब नीचे जाके फॉल डाउन जमा हो जाता है हमारे टेस्ट ट्यूब में, तो उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको वो वाला प्रेसिपिटेट तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है यहाँ पर वाटर वाला प्रेसिपिटेट। अब वाटर के प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, मतलब कि प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्लाउड कैरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन देम। आपको ही पता है कि क्लाउड्स जब वाटर से ही बना है तो उसमें स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर होना तो मतलब आम बात है, मतलब होगा ही होगा, ठीक है। इट मे सो हैपन दैट मेनी ड्रॉप ऑफ वाटर कम्स टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। अब आपको ही पता है कि हमारा जो क्लाउड है वो वाटर से बना है, और वो वाटर कैसे बना है, मतलब कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास आकर बने। अब जितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास आएंगे उतना ज्यादा, मतलब बहुत सारे, पहले 2 मॉलिक्यूल्स पास आए तो बस छोटा सा एक ड्रॉप बना, फिर और पास आ गए तो और बड़ा बन गया, और पास आए तो और बड़ा ड्रॉप बन गया। तो जितना ज्यादा इसका साइज बढ़ रहा है उतना ज्यादा इसका जो कैपेसिटी है हवा में रहने का वो भी तो कम रहा है। मतलब कि कोई चीज ज्यादा भारी होते जाएगी तो हवा में ऐसे आराम से फ्लोट नहीं करते पाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है हम लोग इसी को बोलते हैं। मतलब कि वाटर का हमारे अर्थ पर किसी भी फॉर्म में, भले ही सॉलिड में हो, सॉलिड में कहने का मतलब कि वो बर्फ की तरह हो, या फिर रेन के फॉर्म में, या फिर ड्यू के फॉर्म में नीचे आना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। सो आई होप आपको प्रेसिपिटेट समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट टर्म कहीं भी आपको मिले तो आप समझ जाना कि कोई भी हैवी मॉलिक्यूल्स ज्यादा देर, यहाँ पर जो लिक्विड था उसमें ये प्रेसिपिटेट ज्यादा देर तक रह नहीं सकता था तो वो नीचे जाकर बैठ गया। तो उसी तरह से
जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये सब हैवी मॉलिक्यूल्स रह नहीं सकते ज़्यादा देर, तो वो हमारे अर्थ के सरफेस पे गिरने लगते हैं, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट रेन भी हो सकता है, हेल स्टोन भी हो सकता है जिसको हम लोग स्नो बोलते हैं, या फिर ड्यू भी हो सकता है। अब रेन किसको कहते हैं? इट इज़ अ वाटर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिमेन्स लिक्विड टिल इट रीचेस द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसी को हम लोग रेन बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो रेन होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे जब तक वो अर्थ के सरफेस पे ना आ जाए। अब कई बार ऐसा होता है, सम टाइम जो प्रेसिपिटेशन होता है वो होता तो लिक्विड में ही है, लेकिन जो ऊपर का टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये जो अपना एनर्जी होता है वो लूज कर देता है। अभी आप एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मत समझो, आप बस इतना समझो कि वो जो लिक्विड स्टेट में होता है वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है, मतलब कि वो बर्फ बन जाता है, जिस वजह से हम लोग को वर्षा होने की वजह कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्नो की मतलब बर्फ की वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म ही हुआ वाटर के अर्थ के सरफेस पे आने का। ठीक है, देन ड्यू, ड्यू भी एक फॉर्म है वाटर का ही, जो कि वाटर के प्रेसिपिटेट का ही। मेनी टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स, अब आपको ही पता है ओश गिरती है जब सर्द रातें होती हैं, तब हम लोग यहाँ ओश गिरती है। ठीक है, ओश कहते हैं, उसी को हम लोग ड्यू भी बोलते हैं। तो द एयर नियर द सर्फेस बिकम क्वाइट कूल, एज द रिजल्ट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, तो जो हमारे सराउंडिंग्स पे वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस्ड होने लगती है, और वो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स ही हमें ड्यू के फॉर्म में मतलब ड्यू के फॉर्म में मिल जाती है। द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर एज अ ड्यू। ठीक है, तो हमें जो ड्यू है, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट ओस तो हमें घास पे मिल जाती है, ज़मीन पे मिल जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें ज़मीन पे मिले ही। कई बार जो ड्यू होता है वो फॉर्म होता है और हमारे अराउंड ही रहता है। जैसे कि ठंड में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुहासा, अब इतना ज़्यादा कुहासा कई बार हो जाता है कि आप अगर खड़े हो तो आपको आपके सामने वाली जगह भी नहीं दिखाई देगी कि आपके सामने क्या है। तो जो वहाँ पर वाटर वेपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस होने के बाद जमा हो जाता है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या? अब हम लोग को भी पता है कि जो रेन वाटर होती है वो मतलब जब रेन ऐसे फॉल होती है, लेट्स से ये आपका घर है, ठीक है, अब यहाँ पर वर्षा हो रही है, कंटिन्यूअसली वर्षा होगी, तो आपके घरों में क्या हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जमा करने के लिए उसको ऊपर में कुछ लगा के रखते हैं, छत पे हम लोग ऐसा कुछ करते नहीं है। तो छत पे गिरी, छत पे से नीचे गिरी और वो हमें हमारे घर से होते हुए ऐसे बाहर चली जाती है, फिर नदी नालों के थ्रू वो ओशन की तरफ चली जाती है। लेकिन कई बार इस प्रोसेस में देखा गया है कि हम लोग वाटर को ज़्यादा लूज करते हैं। ठीक है, तो हमें बाद में वाटर के प्रॉब्लम होने लगते हैं, तो जिस वजह से हम लोगों ने एक प्रोसेस करने को सोचा। अब वो प्रोसेस क्या थी? तो हम लोग जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए सोचे। अब वाटर की अवेलेबिलिटी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, जब वर्षा होगी तो हम लोग पानी को जमा कर लेंगे। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं? वाटर टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर द लेट यूज, मतलब कि बाद में यूज करने के लिए हम लोग इसको रख लेते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो बस इसका मतलब ये था कि वाटर अगर मतलब वर्षा हो तो वर्षा के जल को ऐसे ही नहीं जाने देना, उसको जमा कर लेना ताकि हम लोग उसको बाद में यूज करें। कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोग सिंपल इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, मतलब कि वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, उसी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कई लोग इसको रूफ टॉप भी, मतलब जो हमारा छत होता है उसको इस तरह से ही बनवा लेते हैं कि जैसे ये हमारा छत है, ठीक है, छत पे आपको ही पता है रेलिंग दिया हुआ था, नहीं तो कुछ बच्चे इतने सयान होते हैं कि डायरेक्ट उस वहां से नीचे ही गिर जाएंगे, तो जिस वजह से रेलिंग दिया हुआ था। तो यहाँ पर पानी जब जमने लगती है तो ये यहाँ पर छोटी सी पतली सी नली बनाई होती है और यहाँ पर एक पाइप लगा दिया जाता है, और वो पाइप सीधे नीचे एक ग्राउंड में ऐसे होल कर दिया जाता है, होल नहीं कुआं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कुएं के जैसा ही बना दिया जाता है, और उसको ऐसे ढक दिया जाता है ताकि ऊपर से कुछ गंदगी ना जाए, और ये पानी नीचे यहाँ पर स्टोर होने लगती है। यहाँ पर नीचे जो इसको नीचे सीमेंटेड नहीं किया जाता। अब क्यों यहाँ पे सीमेंटेड नहीं किया जाता? यहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं तो वो धीरे धीरे ग्राउंड के वाटर को भी बढ़ाती है। अब यहाँ पर पानी स्टोर होगा तो ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, मतलब कि यहाँ पर वाटर है और नीचे ग्राउंड है, तो कंटिन्यू ग्राउंड क्या करेगी? वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी, तो यहाँ पे हमारा जो ग्राउंड का वाटर कंटेंट है वो भी बना हुआ रहेगा, मतलब वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस तरह से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नाउ अदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू डायरेक्टली गो टू द ग्राउंड फ्रॉम द रोड साइड ड्रेनेज। अब हमारे जो रोड के बगल में ड्रेनेज बनाया जाता है, इस तरह की नली बनाई जाती है जिसके दोनों साइड तो सीमेंटेड होती है लेकिन नीचे सीमेंटेड नहीं होती है। वो नालियां ऐसी होती है कि जिसमें रेन वाटर जब होता है तो वो जब उसमें जाती है, मतलब रेन वाटर जब उन नालियों से बहती है तो वो धीरे धीरे ग्राउंड उसको एब्जॉर्व करने लगती है। सो इस तरह से भी हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करते हैं। कई सारे शहरों में जैसे केरल जैसे
ऐसे जगहों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि ये सरकार का नियम ही है कि आपको अपना घर इस तरह से बनाना होगा कि वहाँ पर जो हमारे छत पे पानी गिरेगी तो वो पानी कलेक्ट हो जाए। अब स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अब स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब कि स्कार्सिटी किसी चीज की कमी हो जाना, अब किसी की कमी होना तो वाटर की कमी होना। अब वाटर की कमी हम लोग कहते हैं किसको, इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ इनसफिशियंट ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट। अब आपकी जितनी जरूरत है, सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट कहने का मतलब आपकी जितनी जरूरत है, जो आपका नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, उतना भी रिक्वायरमेंट अपने आप को मतलब फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसी को हम लोग स्कार्सिटी ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, अब आपको पानी की कमी हो रही है, ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या होगा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो इंक्रीजिंग इन इंडस्ट्रीज, मतलब कि हमारे जो इंडस्ट्री होते हैं उसके कंटिन्यू, अगर ज्यादा इंडस्ट्री होगा तो पानी की खपत इंडस्ट्री में ज्यादा होगी। अब इंडस्ट्री में ज्यादा खपत होगी तो वो पानी हमें दोबारा यूज करने लायक तो बचती नहीं है। आपको ही पता है इंडस्ट्री वाले उसको काफी ज्यादा गंदा कर देते हैं, तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये भी एक रीजन है। देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अब आप सोच रहे होगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कैसे पानी का बर्बादी होता है या फिर पानी कैसे कमता है इससे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे कई बार खेतों में हम लोग को जरूरत होता है जड़ों में पानी देने की, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पत्तों पे पानी दे देते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा पानी का वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर करना सही है, लेकिन वाटर का बिल्कुल गलत तरह से यूज करके एग्रीकल्चर करना ये गलत है। हम लोग को जहाँ जितना पानी की जरूरत है उतना ही पानी यूज करना चाहिए। मैंने आज सुबह ही मतलब अपने सामने ही देखा कि एक आदमी था जो कि अपने बाइक को धो रहा था। बाइक धोना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो अपना बाइक जो है वो धो रहा था, लेकिन वो बाइक धोते टाइम अपना जो नल होता है उसको बिल्कुल चालू करके छोड़ दिया और वहां पर पानी बिल्कुल कंटिन्यूअसली वेस्ट हो रहा था। ये बिल्कुल गलत है, आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास भले ही कितना भी पैसा हो लेकिन आप कभी भी वाटर को बना नहीं सकते। वाटर जितने भी होते हैं हमारे, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हो गया, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब की बर्बादी आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो जितने भी पेट्रोलियम्स हो गए, आपको यूं ही बाइक पे इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा पब्लिक जो व्हीकल्स होते हैं जो कि सरकार चलाती है, जैसे ट्रेन हो गया, ये सारी चीजों, बस हो गए, इन सभी चीजों का यूज करना चाहिए, जिससे कि आप नेचुरल रिसोर्स को बचा पाओगे। जो इसको अगर आप बचा पाते हो तो आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी बड़ा हेल्प कर रहे हो। ठीक है, देन इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, अब जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा पानी का कंजम्पशन होगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा पानी का कंजम्पशन होगा तो हर किसी के नीड को सेटिस्फाई कर पाना फिर तो बहुत मुश्किल है। आप हर किसी को पानी नहीं दे सकते। अगर बहुत ज्यादा, जहाँ पे 10 लोग पानी को यूज कर रहे थे, अब वहीं पे 1000 लोग आ जाएं, तो अब बताओ वही 10 पानी तो हमारे पास सिर्फ 10 लोगों के लिए, अब आपको देना 1000 लोगों को, तो आप बताओ यहाँ पर पानी की तो कमी होगी। तो हमारा पॉपुलेशन भी एक काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर है। देन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कहने का मतलब वनों की कटाई। अब बहुत ज्यादा पेड़ को काटे जा रहे हैं, क्यों? बहुत सारे पर्पस हैं, क्योंकि पेड़ अगर रहते हैं तो पेड़ की लकड़ियां जो होती हैं उसका हम लोग यूज करते हैं। फिर पेड़ जो होते हैं उनको अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन करना है तो काफी ज्यादा जगह लिए हुए होते हैं, तो हम लोग उसको सीधे कट कर देते हैं, बट ये गलत है। पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, हम लोग को जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ऐड करके रखी है, आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जरूर बनानी चाहिए। ठीक है, मैं पहले तो अपना पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाती हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। अब ये तो मैंने हर बार हर स्लाइड में बताया कि वाटर से जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको वेपर स्टेट में जब चेंज करते हैं, इसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर बहुत ज्यादा आसान है, इसका आंसर है एवापोरेशन। ठीक है, इसको हम लोग वेपोराइजेशन या फिर एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। अब यहाँ पे वाटर वेपर को हम लोग को वाटर में चेंज करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंडेंसेशन, सिंपल, इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर में लीड टू, अब बहुत दिनों तक वर्षा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर जो सी है उसमें क्या रहा है कि बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हो, तो अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? तो ड्राउट होगा। ड्राउट मतलब कि सुखाड़ होना। अब आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो एरिया होते हैं, जैसे कि राजस्थान, ये सब का जो एरिया होता है वहां पे सुखाड़ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पानी की कमी है। तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पर रेनफॉल बहुत ही ज्यादा कम होता है। देन एक्सेसिव रेन मेक आउट, अब बहुत ज्यादा जहाँ पे वर्षा होगी वहां पर क्या होगा? अब जहाँ पे ज्यादा वर्षा होगी तो वहां पर बाढ़ आ सकते हैं, मतलब कि वो फ्लड का एक रीजन है। तो फ्लड किसको कहते हैं? तो एक्सेसिव रेनफॉल इज द मेन रीजन ऑफ फ्लड। और आपको ही पता है कि ड्राउट किसको कहते हैं? अब जहाँ पे वर्षा ही नहीं होगी वहां पर क्या होगा? पानी की कमी होगी, सो उसी को हम लोग ड्राउट बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे स्लाइड गलती से चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आई थिंक ये ट्रू फॉल है,
नहीं सॉरी ट्रू फॉल नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कि स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू एवापोरेशन और कंडेंसेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ये एग्जांपल्स में क्या एवापोरेशन हो रहा है या फिर कंडेंसेशन हो रहा है। तो ए में क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द सर्फेस आउटर सरफेस, सॉरी मैंने कुछ गलत लगता है पढ़ दिया, एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब आपने कई बार ग्लास जब फ्रिज में से निकालते हो बॉटल, तो आप उसको पानी को एक ग्लास में डालते हो, तो थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि ग्लास के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स जमा हो गए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, तो आपको भी पता है ये कंडेंसेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी एयर के नहीं वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप ए का आंसर, मेरा जो पेन है वो कहाँ गायब हो गया, हाँ यहाँ पे आप इसको कंडेंसेशन बोलोगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, स्टीम राइजिंग फ्रॉम द वेट क्लोथ वाइल दे आर आयरन। अब आपको भी पता है जब आप आयरन करते हो तो वहां पर जब आप हल्का कपड़ा गीला होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे स्टीम मतलब कि जो भाप होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। तो वो कैसे होता है, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं। वहां पे जो वाटर वेपर होता है, मतलब वाटर होता है वो वेपर स्टेट में चेंज होता है, इसीलिए हम लोग उसको एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने ई लिखना था तो सी लिख दिया। नाउ फॉग अपियरिंग ऑन द कोल्ड विंटर मॉर्निंग। अब ठंड के सुबह में आपने देखा होगा कि वहां पे फॉग बहुत ज्यादा होता है, तो फॉग किस वजह से होता है, तो कंडेंसेशन की वजह से। ब्लैकबोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब आप ब्लैकबोर्ड को साफ करते हो, आप जब उस पर एक कहते हैं ना पोछा मारते हो या फिर उसको वाइप करते हो, तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि वो थोड़ी देर बाद सूख जाती है। तो वो किस वजह से सूखती है, तो वो एवापोरेशन की वजह से। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाते हैं, जिस वजह से हमारा ब्लैकबोर्ड जो होता है वो सूख जाता है। स्टीम राइज फ्रॉम अ हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्पार्कल्ड ऑन इट। अब आपको ही पता है कोई भी चीज गर्म होगी, अगर आप उस पर पानी छिड़कोगे तो वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगी। अब इसको आप अगर देखना चाहते हो तो आप एक काम करना, घर पे अगर मम्मी आपकी जब रोटी बनाती होगी तो वो जो तवा होता है उसको आप नल के नीचे लेके जाना, तो जब आप उसको नल ऑन चालू करोगे तो वो उस पर जितनी भी पानी गिरेगी वो कंटिन्यूअसली वाटर वेपर में चेंज होते जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं, या फिर यहाँ पर तो एवापोरेशन में और कंडेंसेशन में आपको बताना था, वैसे तो इसको वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इसका आंसर तो मुझे आपको कमेंट में बताना चाहिए, सॉरी मुझे नहीं, आपको मुझे कमेंट में बताना चाहिए। क्यों, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपसे ये सारी चीजें बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए, मतलब कि 3 का ए, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून। क्या ये बात सही है, सिर्फ मानसून मतलब कि जब रेनी सीजन होता है क्या तभी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अराउंड? तो नहीं, ये गलत है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, वाटर एवापोरेट्स इनटू द एयर फ्रॉम ओशन रिवर लेक बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। अब इसमें क्या रहा है कि जो हमारा वाटर वेपर होता है वो एवापोरेट होता है कहाँ से, मतलब कि जब वाटर कंटिन्यूअसली चेंज होता है वेपर में तो वो सिर्फ ओशन से होता है, रिवर से होता है, लेक से होता है, बट वो जमीन से नहीं होता। तो क्या ये चीजें सही है, तो नहीं, वो सॉइल से भी होता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है उसको हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं। तो क्या ये सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू। द एवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। अब इसमें मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एवापोरेशन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताई थी कि एवापोरेशन दिन में भी होता है, रात में भी, मतलब हर टाइम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ सनलाइट लिखा गया, दैट मीन्स कि ये गलत है, फॉल्स। water vapor condense to form tiny droplets of water in the upper layer of the air where it is cooler। अब आपको पता है अपर लेयर जो हमारा एयर होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स पास आके टाइनी ड्रॉपलेट बन जाते हैं, ठीक है, वाटर के। तो क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है, गलती से फॉल्स जैसा लग रहा होगा, तो ये ट्रू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे ये सारे जो आंसर है आपको आंसर में एज ए आंसर फ्रेम करके आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हाउ आर क्लाउड, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैं पहले उसको बता रही हूँ। हाउ आर क्लाउड, जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड। तो ये आपको मैंने पिछले के स्लाइड्स में बनाया, तो आप बस स्लाइड को पीछे, वीडियो को पीछे करना, वहां पे लिख देना। नहीं तो फिर अगर आपको खुद से आंसर पता हो तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे, और क्लोज आने की वजह
से आपको वो क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वाई डज ड्राउट ऑकर, अब बाढ़ कैसे आती है, तो यहाँ पर जब आप फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे होगे तो यहाँ पर रीजन दिया हुआ कि जब नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड्स टू ड्राउट। अब यहाँ पर मुझे तो फिल इन द ब्लैंक्स में ही आंसर मिल गया, आप सिंपली इसी को लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, to clean their spectacles people often breathe out on the glass to make them wet, explain why the glass become wet। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जो भी लोग चश्मे पहनते हैं वो क्या करते हैं कि जब चश्मा गंदा हो जाता है तो उस पर ऐसे करके मतलब मुंह से भाप उस पर रखते हैं, तो वो जो होता है चश्मा गीला हो जाता है, ठीक है। तो वो गीला कैसे हो जाता है, जब आप वाटर वेपर को ऐसे अपने मुंह से बाहर करते हो तो जब चश्मे पे वो जाकर कंडेंस हो जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है और वो ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है हम लोग को साफ करने में। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर भी कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, कहाँ होता है, तो ग्लास पर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेक आउट अ कोल्ड वाटर बॉटल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अब आपको रेफ्रिजरेटर से एक ठंडी पानी की बॉटल निकालनी है, ठीक है। उसको आपको टेबल पे रख देना है एंड आफ्टर सम टाइम्स यू नोटिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर अराउंड इट। आपको मुझे ये आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने ये आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्लास के एग्जाम्पल से समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे वाटर जो वेपर होते हैं हमारे एटमोसफेयर में वो कंडेंस होने लगते हैं और वो हमारे जो बॉटल है उस पर जाकर जमा हो जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म। अब आप अपना स्कूल यूनिफॉर्म सुखाना चाहते हो, वो हो सकता है भीग गया होगा, तो और उसको आप जल्दी भी सुखाना चाहते हो, मतलब कि वो आप ऐसे तो टाइम दे सकते थे उसको, लेकिन हो सकता है आपका जो यूनिफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा भीगा हुआ हो और आपको उसको जल्दी सुखाना हो, तो क्या आप उसको अपने जो अंगीठी मतलब कि जहाँ पर कोयले से हम लोग आग जलाए हुए होते हैं, या फिर उसको हीटर भी आप लोग बोल सकते हो, उस वहाँ पर ऐसे फैला के ठंडा करोगे, ठंडा नहीं मतलब सुखाओगे। अगर आप करते हो ऐसा तो ऐसा क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों करोगे, तो इसके पीछे का रीजन है कि जब आप अंगीठी के पास या फिर हीटर के पास अपने कपड़े को फैलाते हो तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एवापोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। अब आपका कपड़ा भींगा हुआ क्यों है, क्योंकि वहां पर लिक्विड है, मतलब वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है। तो अब वाटर अगर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा तो आपका कपड़ा सूख जाएगा, और कपड़ा सूख जाएगा तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान है उसको जल्दी सुखा पाना। तो इसी वजह से हम लोग अंगीठी के पास या फिर हीटर के पास अपने कपड़े को फैला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। ये आपका चैप्टर नंबर जो आई थिंक कि 30 था, नहीं 40 था, क्योंकि 30 में तो मैंने आपको मैग्नेट्स के बारे में बताया था, तो ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 14 था। और आपने अगर इसको पूरी अच्छी तरह से समझा होगा तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप कोई भी बुक को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। मैं अगले लेक्चर के साथ आपके सामने फिर आऊंगी। कीप लर्निंग विद JR एंड टिल देन बाय बाय।